नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज तक के महान एंकर हैं सुधीर चौधरी। अमेरिका का बखान कर रहे थे और तुलना कर रहे थे ट्रंप की और मोदी जी की। बताना चाह रहे थे कि ट्रंप तो मोदी की कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं। 100 दिन का कार्यकाल उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। आते ही काम करने में वो भी जुट गए, ये भी जुट गए और महिमा मंडित कर रहे थे कितना महान काम हुआ है कि हमारे विदेश मंत्री को पहली लाइन में बिठा दिया। गुलामी के प्रतीक हो गए हैं ये एंकर। खुले दिल से इस बात की आलोचना नहीं कर पाए कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे पड़ी कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं। हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, ये हमारा अपमान है। लेकिन इस अपमान का जिम्मेदार कौन है? वो गुब्बारे जो फुला फुला के उड़ाए जा रहे थे, ट्रंप इज माई फ्रेंड, कौन जिम्मेदार है? टीवी चैनलों को कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आपने इतनी गलत फहमियां देश को पलवा क्यों दी कि आज देश को आपकी हकीकत पता चल रही है। और वो पन्नू आतंकवादी जिसके लिए भारत लगातार भारत विरोधी बयान देता है, वो ट्रंप के शपथ ग्रहण में मौजूद है। अब नापना चाहिए सुधीर चौधरी को कि हमारे विदेश मंत्री कितनी दूर थे, पन्नू कितनी दूर था। ये बात अभय द्विवेदी ने भी कही और शानदार बातचीत की है अमेरिका की नीतियों को लेकर और अमेरिका भारत के बारे में क्या सोचता है और प्रधानमंत्री जी के मुगालती सपनों के बारे में। अच्छी बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिएगा और फिर अभय द्विवेदी के पास चलिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। मैं देख रहा था सुधीर चौधरी जी को ब्लैक एंड व्हाइट पे, इतने खुश थे इस बात से कि हमारे विदेश मंत्री को पहली लाइन में बिठा दिया गया। बता रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी का एक न्योता लेकर गए हैं, खत लेकर गए हैं। बाद में कुछ वीडियो भी ऐसे आए कि एक महिला ने विदेश मंत्री का कंधा थपथपाया कि चलो पीछे चलो। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पे आई। किसी चैनल को मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को नहीं बुलाएगा, ये मेरे लिए दुख की बात है। भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाना चाहिए। हम देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, क्या इसका ये रवैया भी पूरा पर्याप्त ठीक है? एक बार एक खुले मन से आलोचना करता ट्रंप की कि महाराज ये भारत है, देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, इसकी उपेक्षा करके ठीक नहीं कर रहे हो। इस बात से खुश हो जाना, देश को ये समझाना कि अगर हमारे विदेश मंत्री को पहली लाइन में बिठा दिया गया मतलब बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। आपको लगता है कि मीडिया का ये दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण है, छोटा है, देश के जनमानस को बेवकूफ बनाने वाला है? इसमें क्या फर्क पड़ गया पहली लाइन में बैठे, दूसरी लाइन में बैठे? और जिस तरह से ये चीजें प्रचारित की जा रही है सोशल मीडिया पे, उसका मतलब क्या है? संजय जी, ना इसमें दृष्टि है और ना कोई कोण है। ये दृष्टिविहीनता है और कोण विहीनता है, कुछ नहीं है। ये सपाट और सतही दिमागी थुलथुलापन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आप देखिए, सोचिए जरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री ट्रंप के नजदीक थे, और भी एक ये भी बात कही जा रही है कि वो ट्रंप के नजदीक देखे गए दूसरों के मुकाबले। यानी कार्यक्रम में वो नाप लिया उन्होंने कि ट्रंप से उनकी दूरी कितनी है, और उस दूरी के आधार पर वो तय कर रहे हैं कि ट्रंप का भारत के प्रति रवैया क्या होगा। यानी या तो ट्रंप अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर रहे थे वहां पे कि वो भारत के विदेश मंत्री के नजदीक रहें, नजदीक का मतलब चिपके हुए न रहें, और भी लोगों से मिलते रहें लेकिन दूरी कम रहे, या विदेश मंत्री इस तरीके से पोजीशन कर रहे थे, अपने आप को एंगल बना रहे थे कि वो ट्रंप के नजदीक रहे। कितनी हास्यास्पद बात है। क्या ट्रंप भारत के बॉस हैं? भाई, बॉस और सबॉर्डिनेट के बीच में रिश्ता होता है। ये जो बॉस होता है और उसका मातहत होता है, उसके बीच रिश्ता होता है। मातहत हमेशा दिखाता है कि वो बॉस के नजदीक है, और वो यहां तक कि उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है देख के कि मेरा पति जो बॉस का मातहत है वो कितना नजदीक है अपने बॉस के। हाँ। और उससे दूसरे मातहत अंदाज लगाते हैं कि बॉस की कृपा आजकल किन किन के ऊपर है। ये जो गोदी मीडिया का ये रवैया है, सब मीडिया में सब लोगों का रवैया ही नहीं है, मैं साफ कर दूं, अभी मैं गंभीर बातें ही करूंगा है। उनका रवैया ये हास्यास्पद है, मूर्खतापूर्ण है, और जिसे कहते हैं ना, एक मातहत किस्म की सबॉर्डिनेट मेंटेलिटी, एक मातहत किस्म की जो मानसिकता होती है, जो दिमागी दास्ता की प्रतीक है, दिमागी गुलामी की प्रतीक है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। वही लोग इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, जबकि उन्हें तो गंभीरता पूर्वक अपने चैनल पे या अपने अखबार पे, मैं किसी एक पत्रकार का नाम नहीं ले रहा हूं, अपने चैनल पे या अखबार पे या अपनी मैगजीन में या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात की चर्चा करनी चाहिए थी कि दो दुनिया के बड़े नेता, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, जो दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। मोदी तो हाउडी मोदी वाले कार्यक्रम में जाकर
ट्रम्प का हाथ उठाकर अब की बार ट्रम्प सरकार कह चुके हैं, हालांकि उसमें ट्रम्प हार गए थे चुनाव में, तो वो कह चुके हैं वो ट्रम्प अब ट्रम्प तिवारा तो राष्ट्रपति बनने वाले हैं नहीं। सही अब बात। ऐसा अब राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने का मौका कब आएगा? तो मोदी को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मतलब मोदी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, जैसा आपने ठीक कहा, भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए था वहां पे, है? मेरा कहना है मोदी को नीचा दिखाना मकसद नहीं है। मकसद इस बात का है, ये पता लगाना है कि आखिरकार मोदी को व्यक्तिगत निमंत्रण न देना, जब चीन के राष्ट्रपति को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जा सकता है, और उस सूरत में भी जबकि ट्रम्प आमतौर पर चीन से बहुत नाराज माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो चीन के अमेरिका भेजे जाने वाले माल में पर 60% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का क्या मतलब होता है? आयात शुल्क। ताकि 60% टैरिफ का मतलब है चीन का माल अमेरिका में बिकना नामुमकिन हो जाएगा। एकदम वो वहीं पर दीवार खड़ी कर देंगे चीन के माल के लिए। जब ये दावा वो कर चुके हैं, जब वो चुनाव मुहिम चला रहे थे अपनी, उस वक्त वो चीन के राष्ट्रपति को तो व्यक्तिगत निमंत्रण देते हैं, लेकिन भारत के उस प्रधानमंत्री को नहीं देते जिसके बारे में खुद भी कह चुके हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। ठीक है, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि भारत टैरिफ किंग है, यानी भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि विकासशील देशों में अपने माल के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, दूसरों के माल के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। दूसरे जो लोग माल भेजते हैं उसमें भारत सबसे ज्यादा आयात शुल्क लगाता है, ताकि वो अपने उद्योगों की, अपने उत्पादों की रक्षा कर सके। सीधी सी बात ये है, इसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, इसी को प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन बातों पर चर्चा करने की बजाय इस तरह की निहायती मूर्खतापूर्ण बातों के ऊपर चर्चा की जा रही है कि विदेश मंत्री जयशंकर ट्रम्प से कितने इंच या कितने फीट की दूरी पे थे, वो पहली कतार में थे कि दूसरी कतार में थे कि तीसरी कतार में थे, ये तो अभी तक नहीं बताया इन पत्रकारों ने। अगर ये खोजी पत्रकार हैं, उनको मोदी के अगर विदेश मंत्रालय के अंदर होने वाली घटनाओं का पता है, उन्हें बताना चाहिए कि मोदी ने ट्रम्प को जो लेटर भेजा है उस लेटर में क्या लिखा हुआ। सही बात, बिल्कुल सही। कम से कम बताना चाहिए उस लेटर का सार तत्व क्या है। अगर भाषा नहीं पढ़ी है तो उन्हें अपने सूत्रों के हवाले ही बताना चाहिए कि भाई आखिरकार क्या है उस लेटर में लिखा हुआ है। उस लेटर में केवल औपचारिक बातें हैं या कोई ठोस प्रस्ताव भी है? हाँ। सारा भारत ये जानना चाहता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब निमंत्रण नहीं मिला, यहाँ तक कि ट्रंप ने उन्हें एक्स पे दी गई बधाई का भी जवाब नहीं दिया है अब तक, वरना अभी तक बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो जाती ट्रंप के जवाब की, हल्ला मच जाता। तो ये बताना चाहिए ना उनको कि भाई हमारे विदेश मंत्री जो प्रधानमंत्री का खत, यानी ट्रंप के दोस्त का खत लेके गए हैं वहां पर, उस खत में क्या लिखा है। और अगर इन लोगों को नहीं पता है तो इसमें पत्रकार नहीं है बल्कि बाकायदा हुक्के हैं, तो बेकार है बिल्कुल एकदम। मुंह हुक्का कौन सा होता है जो मुंह खोले खड़ा रहता है? इन्हें कुछ नहीं पता है, दरअसल बातें कर रहे हैं, बातें कुछ भी कर लेंगे कि ऐसा हुआ, बेकार की बातें कर रहे हैं बिल्कुल एकदम, कोई मतलब ही नहीं उनका। अच्छा, किसी भी चैनल पे ट्रंप का जो भाषण था शपथ लेने के बाद, उन्होंने जो ओपनिंग स्पीच दी, उद्घाटन भाषण दिया, उस भाषण की आपको गंभीर समीक्षा भी नहीं किसी चैनल पे मिलेगी आपको। हाँ, क्योंकि उस भाषण में बहुत बड़ी बड़ी बातें थी भाई, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं थी। दुनिया कितनी बदलने जा रही है ट्रंप के अमेरिका के नेतृत्व में। जब तक 4 साल में दुनिया ट्रंप अपने आदेशों द्वारा अपने अधिकारों के उपभोग के जरिए किसकी उपेक्षा करेंगे, किसका समर्थन करेंगे, किसको देंगे, किससे लेंगे, किसको बिल्कुल काट देंगे, किसको बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, ये तमाम लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। कुछ घोषणाएं हो चुकी हैं, कुछ घोषणाएं होने वाली हैं। इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। हर चीज का भारत पे असर पड़ेगा। अब 18,000 भारतीय वहां से पकड़ के भेजे जाएंगे वापस। अब भारत सरकार को फौरन योजना बनानी चाहिए, 18,000 भारतीयों क्या करेंगे? हाँ, रोजगार कहाँ से देंगे? ये भारतीय कौन है? एक अभी शाहरुख खान की फिल्म आई थी डंकी या डुंकी, जो भी आप कहें उसको, वो क्या है? डंकी रूट है जिसके जरिए भारतीय लोग वहां जाते हैं। वो गैर कानूनी है और वहां जाके किसी तरीके से कहीं मजदूरी या कहीं काम करने लगते हैं गैर कानूनी रूप से, फिर बाद में वहीं टिक जाते हैं और एक थोड़े समय के बाद वो दावा करते हैं कि भाई हम शरणार्थी हैं या क्या हैं, इस तरह करके है। तो अब भारत उस डंकी रूट को खत्म नहीं कर पा रहा है। डंकी रूट से तो लगातार जा रहे हैं, हाँ, लगातार जा रहे हैं डंकी रूट से।
पश्चिम में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, भारतीय जा रहे हैं। अच्छा, तो अब जितने लोग डंकी रूट से अमेरिका में गए होंगे या टूरिस्ट वीजा पे अमेरिका में गए होंगे और उसके बाद भी वहां टिक गए, उन सबको अभी तो 18,000 उनकी पकड़ में आए हैं, 18,000 और पकड़ में आएंगे तो वो भी भेज जाएंगे। सही बात है। हो सकता है कि ट्रम्प 2-3 साल में करीब लाख से ज्यादा भारतीयों को भेज दें धीरे धीरे करके यहाँ वापस। यहाँ नौकरियों की समस्या है कि नौकरी कहाँ से मिलेगी इन लोगों को। मैक्सिको वाले वापस भेजे जाएंगे जब, और दूसरे लोग वापस भेजे जाएंगे, दूसरे एशियाई देशों के लोग वापस भेजे जाएंगे, तो भारत के कैसे बचेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, सभी आएंगे वापस। टास्क फोर्स, उन्होंने पूरी इस काम के लिए टास्क फोर्स बना रखी है ना। हाँ, तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे आप उनके लिए, आपके पास क्या है, आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है उनको भारतीय श्रम शक्ति में खपाने के लिए, आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? दूसरे, आप ये भी देखिए कि भारत सरकार का एक ई श्रम पोर्टल है, कभी भी आप ई श्रम पोर्टल करके आप टाइप कीजिए तो आ जाएगा सामने भारत सरकार का। हाँ, उसके ऊपर 30 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, 30 करोड़ लोगों ने। बाप रे बाप। हाँ, और उसमें बहुत से लोग, कुछ लोगों के पास जॉब है, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है श्रम पोर्टल के ऊपर। तो श्रम पोर्टल के ऊपर जो जिनके पास जॉब है उनमें से 94% लोगों का कहना है कि वो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं महीने में। कैसे चलती होगी जिंदगी, बताइए। अब आप इस बात पे सोचिए, अब वो जो 18,000 या 36,000 या 54,000 लोग जो आएंगे वहां से, वो लोग कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे हिंदुस्तान आते ही? बिल्कुल सही बात है, असंभव हो जाएगा, कहाँ पे रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या मैं आपके सामने रखता हूँ। ट्रंप ने चुनाव अभियान चलाते हुए कहा था कि वो चीन के खिलाफ तो 60% टैरिफ लगाएंगे चीन के खिलाफ, और मैक्सिको के खिलाफ भी 25% टैरिफ लगाएंगे, कनाडा के ऊपर भी 25% टैरिफ लगाएंगे, और बाकी सारी दुनिया के ऊपर 10% कम से कम टैरिफ तो किसी के ऊपर नहीं लगाएंगे। लेकिन उनका कहना यह है ना कि भारत के ऊपर वो 25% टैरिफ भी लगा सकते हैं। अब आप सोचिए, भारत के ऊपर जब, यानी भारतीय माल जब अमेरिका में जाएगा तुरंत 25% महंगा हो जाएगा। आज जो भारतीय माल अमेरिका में 1 रुपए का बिक रहा है, वो 25 रुपए का बिकेगा, मतलब 1 रुपया 25 पैसे का बिकेगा। 1 रुपए का बिक रहा है, 1 रुपए 25 पैसे का बिकेगा, तुरंत महंगा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत अमेरिका से आने वाले माल का क्या करेगा? वो क्या करेगा भारत अमेरिका से? भारत भी बदले में जवाबी टैरिफ लगाएगा। भारत बदले में जवाबी टैरिफ लगाएगा तो दोनों देशों में एक टैरिफ वार छिड़ जाएगा, और भारत और अमेरिका के संबंध इससे कमजोर होंगे। इससे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ट्रंप जब पहले शासनकाल में उन्होंने भारत को जनरल प्रेफरेंस वाली सूची से निकाल दिया था, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर अमेरिकी अर्थव्यवस्था द्वारा मारा गया एक आघात था ट्रंप के नेतृत्व में। देखिए, दोस्ती की दावेदारियां अलग हैं, वो तो कोई भी कर सकता है किसी के साथ कभी भी, तो हवाई बातें हैं। प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को, राष्ट्रपति स्तर के व्यक्ति को इस तरह की हवाई बातें करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि देशों का उनकी नजर में पहला लक्ष्य होना चाहिए उनके अपने देशों का भला। और ट्रंप इसी तरह सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री किस तरह सोचते हैं, ये एक चिंता की बात है। तो इस तरह की बहुत, मुझे लगता है वो सोचते नहीं है, बस जो मन में आता है उनको प्रधानमंत्री को डायलॉग बोलना होता है कि लोगों को बस वो डायलॉग सूट कर जाए। नहीं, वो डायलॉग वायलॉग सोचते रहे, लेकिन उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं उन सलाहकारों को चाहिए कि वो तो कुछ ढंग की बात करें। वो भी तो अखबारों में वक्तव्य देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उनके सलाहकार। अब जैसे उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के इस वक्त, मतलब जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब ग्लोबलाइजेशन का विकास धीमी गति से होगा। बड़ा उन्होंने सोच समझ के, और जिसे कहते नहीं कि जिसे कहते हैं बिल्कुल सोच नपी तुली भाषा में बयान दिया है। जबकि इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, डी ग्लोबलाइजेशन शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि जो लोग डॉलर्स में व्यापार करने के विरोधी हैं, मैं उनको देख लूंगा। यानी
दुनिया में एक कैंपेन इस बात की भी चल रही है कि भाई डॉलर को छोड़ा जाए, डॉलर के अंदर हम अपना रिजर्व ना रखें। अगर जो देश डॉलर के अंदर अपना रिजर्व नहीं रखेगा वो डॉलर रिलीज करेगा, डॉलर रिलीज करेगा तो डॉलर की कीमत सारी दुनिया में गिरेगी, उससे अमेरिका को नुकसान होगा, ट्रंप उसके जानी दुश्मन हो जाएंगे। तो सारी दुनिया में डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो सकता है, प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अभी तो स्थिति है कि दुनिया भर में अमेरिका के बाहर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं, मौजूद हैं। भारत के पास भी बहुत डॉलर है। भारत में विदेशी मुद्रा कोष की बड़ा बड़ा आंकड़ा दिखाया जाता है, सब डॉलर में ही तो होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि भारतीय सलाहकारों को पता होना चाहिए प्रधानमंत्री के। देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, वो हर बात का विशेषज्ञ तो हो नहीं सकता। हाँ। इसीलिए एक योग्य से योग्य सलाहकारों की टोलियां बैठाई जाती हैं, उनको अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको कारें दी जाती हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, उनको तमाम नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में सुंदर बढ़िया किस्म के दफ्तर दिए जाते हैं, उनको बड़े बड़े अधिकार दिए जाते हैं, लुटियंस दिल्ली में बंगले दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं उनको। सवाल ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ट्रंप के भाषणों से सब लोग दरअसल हतप्रभ हैं। एक वक्तव्य ऐसा नहीं आया है मुख्य आर्थिक सलाहकार के इस वक्तव्य को छोड़कर कि अब ग्लोबलाइजेशन के तहत धीमी गति से विकास होगा, धीमी गति से ग्रोथ होगी। एक वक्तव्य ऐसा नहीं आया है जिस वक्तव्य को हम कह सकें कि ये सरकार का सोचा समझा नजरिया है। ठीक बात है, गायब से हो गए। दूसरा, एक अकेले आदमी ने आके पूरी दुनिया में बवाल काट दिया। उधर पन्नू का मामला, पन्नू के वहां देखे जाने, पन्नू के नारे लगाने, पन्नू की चर्चाएं। पन्नू एक ऐसा गले में अटक गया है ना कि भारत के कुछ रॉ के अफसरों के ऊपर तलवार लटक रही है कि वहां पे जो हत्या की साजिश की गई, उधर पन्नू का इस तरह एक्टिव रोल में आ जाना, ये भी भारत के लिए बहुत चिंता का विषय। संजय जी बहुत ही मामला घटा के देख रहे हैं। अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार नहीं जा सकते, डोभाल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पन्नू की वजह से। पन्नू ने वहां अदालत में एक मुकदमा डाल रखा है जिसमें उन्होंने उनको अभियुक्त बनाया है, और उस मुकदमे में पन्नू वकील है वैसे पेशे से। अच्छा, अब आप पन्नू की ताकत देखिए। पन्नू को जरूर बहुत सारे जो सिख जो विदेशों में रहते हैं और खालिस्तानी दिमाग के हैं और पैसे वाले हैं, तो पैसा तो वहीं से मिलता है पन्नू को। पन्नू ने वहां पर एक निमंत्रण पत्र खरीदा। पन्नू ने शपथ ग्रहण समारोह का एक निमंत्रण पत्र खरीदा, वरना कहां से पन्नू के पास निमंत्रण पत्र मिल जाता उसे? ठीक बात है भाई, ना तो ट्रंप ने उन्हें बुलाया, वो तो बिकते हैं वहां पे सीटें। जैसे रिलायंस के लोग गए हैं वहां, रिलायंस का परिवार गया है, उस तरह पन्नू ने खरीदा एक निमंत्रण पत्र, और वो तो अपना परिवार वगैरह सब था, और वो वहां पे मंच के पास नारेबाजी करता हुआ देखा गया। क्या जिन पत्रकार महोदय का आपने जिक्र किया था कि वो विदेश मंत्री की ट्रंप से दूरी नाप रहे थे, वो पन्नू और ट्रंप की दूरी नहीं नाप रहे थे। सही बात है, जितने विदेश मंत्री दूरी पे एक पत्रकार के लिए तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पे एक खालिस्तानी तत्व जो है वो वहां पे एक इनवाइटी के तौर पे, एक आमंत्रित के तौर पे मौजूद था। खतरनाक खबर है, और वो अपनी खालिस्तानी नारेबाजी भी कर रहा था। भारत के लिए तो ये बड़ी खतरनाक खबर है अगर देखा जाए तो। अच्छा, क्या लगता है अभय जी कि आपने इतनी सरकारें देखी हैं, इतने सालों से आपको पत्रकारिता का अनुभव है, और तमाम सरकारें देखी है, सरकार के मिनिस्टर देखे हैं, इतनी फेल हमारी जो विदेश नीति इस समय है, सारे पड़ोसी देश दुश्मन बने दिखाई दे रहे हैं हमारे, कारण क्या है? हम इतने फेल क्यों हैं विदेश नीति में? हमारी सबसे दुश्मनी क्यों हुई? कौन इसका दोषी है? भाई, ये एक गाफिल सरकार है। ये एक ऐसी सरकार है जो कि गाफिल है, यानी जो सतर्क नहीं है, जिसके पास सुचिंतित नीति नहीं है। विदेश नीति के पीछे एक थीसिस चलती है। हम तय करते हैं कि भाई अब इनके साथ में दोस्ती बना के रखेंगे, इन शर्तों पे दोस्ती बनाएंगे, इनके साथ हम इतनी दूरी बनाएंगे, इतनी से ज्यादा दूरी नहीं होने देंगे, इनके साथ हम दूर हैं, हम नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से पूरी नेटवर्किंग दुनिया में की जाती है। और बड़े बड़े अनुभवी जो विदेश सचिव हैं, जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, वो उन सब लोगों की मदद ली जाती है इन कामों में। अमेरिका के लॉबिस्ट खरीदे जाते हैं इन कामों के लिए,
बहुत कुछ होता है, मतलब जो है इसका बजट होता है पूरा का पूरा एक। और अपने हम अपने पड़ोसी देश हमारे जो है उसके बीच में अपना रुतबा किस तरीके से कायम करेंगे। अब भारत चीन के बाद एशिया का सबसे बड़ा देश है, चीन है, उसके बाद भारत है, सबसे बड़ा देश है। इसको दक्षिण एशिया कहते हैं। उसके अगल बगल में बर्मा है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। ये है दक्षिण एशिया पूरा, साउथ एशिया ये है पूरा। इस साउथ एशिया में आज भारत की स्थिति क्या है? जिसको विदेश नीति का काका गा भी ना आता हो वो भी देख के बता देगा कि भाई पाकिस्तान से तो आपकी न कभी न बनती है न कभी बनेगी। नेपाल कहने के लिए हिंदू देश है, दुनिया का भारत के बाद केवल दूसरा देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक क्या, सारे हिंदू ही हैं वहां पे। तो वो उसके साथ भी आपकी नहीं बनती, वो भी चीन की गोदी में बैठा हुआ है। बर्मा के साथ आपकी नहीं बनती, श्रीलंका के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, और बांग्लादेश के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं है, शेख हसीना की वहां से पलायन के बाद में। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि भारत के किसके साथ संबंध अच्छे हैं। भूटान, जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे थे, भूटान भी देख के समझ गया है कि भारत उसके हितों की रक्षा नहीं कर सकता। जब से चीन के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली घर बनाने के लिए जा रहा है, और उसने लद्दाख में अपनी 2 काउंटीज बना ली हैं, तो प्रीफेक्चर नाम का इलाका जो है, मैंने भास्कर में इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है बहुत बड़ा, तो वो बना ली है। तब से वो भूटान समझ गया है कि भारत नहीं चीन से मुकाबलेबाजी सुरक्षा कर सकता, चीन से तो स्वतंत्र रूप से बातचीत करनी शुरू कर दी। भारत का कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जो इस वक्त चीनी प्रभाव में ना हो। यहां पे क्या किया जा रहा है? ड्रामेबाजी की जा रही है। ड्रामेबाजी क्या है कि डोकलाम में पर्यटकों को ले जाया जाए। सही बात है। हाँ, यहाँ भी ये नाटकबाजी की जा रही है, डोकलाम में पर्यटकों को ले जाया जाए। ये तो हालत है। अब देखिए, ये सोचते हैं हर चीज को मैनेज कर लेंगे, प्रबंधन कर लेंगे। दिल्ली में वोटर लिस्टों को प्रबंधन कर लेंगे, हाँ, विदेश नीति के लिए हम डोकलाम में पर्यटकों को भेज के उसका प्रबंधन कर लेंगे। प्रबंधन जरूरी होता है तब जबकि आपके पास एक ठोस और सुचिंतित, दूरगामी और निकटवर्ती उद्देश्यों को हल करने वाली एक विदेश नीति होती है। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये अच्छा, आपको लगता क्या है कि ये जो नौकरशाहों के हवाले कर दिया है पूरा विभाग, पहले सीजेंट एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, एक समृद्ध बहुत बेहतर सोच वाले एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, उनकी जगह ये जो नौकरशाहों को कमान संभालने को दे दी गई है, क्या ये उचित है? आपको लगता है नौकरशाह ने चौपट किया है मोदी सरकार को? देखिए, ये सरकार दरअसल टेक्नोक्रेट्स की सरकार है। मंत्री के तौर पर अधिकार केवल एक मंत्री के पास है, वो है अमित शाह के पास। उनके पास तो अपने मंत्रालय से भी बाहर के अधिकार हैं, बहुत ज्यादा अधिकार है उनके पास। बाकी ये सरकार मुख्य तौर पर टेक्नोक्रेट्स की सरकार है। बाकी जो राजनीतिक तत्व सरकार में शामिल हैं, वो दरअसल उनकी केवल शोभा प्रतिष्ठा है मंत्री के रूप तौर पर। उन्हें क्यों रखा जाता है, वो क्या काम करते हैं, क्या तीर मारते हैं और वाट की, किसी को कुछ नहीं पता। वो तो आजकल मोदी सरकार के मंत्री आप देखा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, किसी की हिम्मत ही नहीं है। आपको कौन से मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बहुत दिनों सुनी? उन्होंने साल भर पूरा होने पे कहा होगा हमने 1 साल ऐसा काम किया, हमारी तरफ से हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए। मोदी जी उसकी खाल उतार देंगे, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की हिम्मत की। हाँ, कि मैं बताऊंगा तुम बताओगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे फेलियरनेस होते हैं तो हमारी जो दुनिया में स्थितियां हैं उसमें भी तो प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि अब तक तो हमने पूरी दुनिया के सामने ये कह रखा है कि विश्व गुरु हैं, हमारा डंका बज रहा है, हमारी ख्याति बज रही है, और फिर एंड टाइम पे देखिए ये गोदी मीडिया जो इस प्रकार का बकवास चलाती है, उस पर हम लोग चर्चा वगैरह कर लेते हैं। दुनिया के तो कानों तक ये बातें पहुंचती ही नहीं। दुनिया के कानों। अब देखिए, भारत के अखबारों में एक तस्वीर छपी, इसमें रिलायंस के मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी और ट्रंप के साथ खड़े हुए, एक तस्वीर छपी थी ना। ये तस्वीर कहां से आई भारत के अखबारों में? क्या किसी अमेरिकी अखबार में छपी तस्वीर ये ना? आप किसी भी अमेरिका में रहने वाले किसी अमेरिकी अखबार में छपी तस्वीर?
नहीं छपी, भारत मालूम की किसी अखबार में प्रकट हो गई तस्वीर, भास्कर में प्रकट हो गई, लेकिन किसी अमेरिका के मीडिया में कहाँ है तस्वीर ये? कहीं नहीं है। तो ये भारतीय नेताओं की जो डींगे हैं, उनकी शेखीखोरी है या उनकी जो धींगा मुश्ती है, इसको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। वो यहीं पे भारत में ही उसका उपभोग किया जाता है। हाँ, उसकी खपत केवल यहीं है। जितनी बातें कर लें हम, जितनी बातें झोंक लें हम लोग, वो सब यहीं रह जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपको लगता क्या है कि जो अभी शुरुआत में रुख दिख रहा है, क्या ट्रंप का मोदी के रिश्ते अच्छे हो पाएंगे या फिर चीजें बिगड़ी रहेंगी? ये व्यक्तिगत रिश्तों का, देखिए संजय जी, ये व्यक्तिगत रिश्तों का सवाल है ही नहीं। ये मोदी भी जानते हैं, ट्रंप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं इस बात। ये तो केवल पोजीशनिंग है कि ये हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन ट्रंप ने यह तय कर लिया कि भारतीय माल के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, भारत और अमेरिका के संबंध रसातल की तरफ रवाना हो जाएंगे। सब दोस्ती खत्म, गेंद होगी हमारे पाले में कि हम बदले में हम भी 25% ठोकेंगे एक्स्ट्रा कि नहीं। नहीं ठोकेंगे तो हम दबे हुए माने जाएंगे, ठोकेंगे तो नाराजगी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल 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 ठीक है, एकदम ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। ये थे अभय दुबे जी, और मुझे यकीन है कि आपको ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपकी राय का मुझे इंतजार है। थैंक यू।